area related to circle, to circles. Now perimeter and area of the circle, अगर हम एक सर्कल लें तो ये हम जानते हैं कि अगर दिस इज, ये पूरा डी है और ये सरकमफ्रेंस है, तो क्या सी बाई डी का रेशो क्या होता है? सी बाई डी यानी सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर, इसका रेशो कोई जानता है? हाँ ये ठीक बता रहे हैं, पाई होता है, क्योंकि दैट इज पाई। इसको किसने पाई का नाम दिया? इसके लिए आर्यभट्ट अपने 15 शिष्यों के साथ 3 किलोमीटर रेडियस का सर्कल बनाए, फिर उसका डायामीटर उन्होंने नापा। ऐसा करने में उनको कई दिन लग गए, तो फिर डायामीटर नापा और साथ में सरकमफ्रेंस भी नापी और फिर उसका रेशो निकाला। तो उसकी वैल्यू, एरिया की बात नहीं की जा रही अभी, सरकमफ्रेंस और डायमीटर, इसके ऊपर 2 किलोमीटर, लगभग एक शहर के बराबर, बहुत बड़े प्लेनर एरिया में ड्रॉ किया था। तो अब ये जो चीज़ की एक तरीके का टास्क था, वो निकालना चाहते थे कि सी और डी का रेशो। तो इसमें जो लेंथ लगी और इसमें लेंथ लगी, उसको उन्होंने नियरली 6 डेसिमल प्लेसेस तक बता दिया था। ऐसा हम लोगों ने 500 BC में ही कर लिया था। पाई की वैल्यू सबसे पहले और सबसे प्रिसाइज जो हमारे गणितज्ञ हैं उन्होंने इसको पता कर लिया था। अब जरा देखें, लेकिन डी क्या होता है? क्या 2r? तो फिर सी क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। हाउएवर अगर ये देखो, इसमें इंडियन आर्यभट्ट ने कर लिया था 470 से 550 AD के बीच में। अब एग्जैक्टली उन्हें ये भी नहीं पता कि कब किया, लेकिन आर्यभट्ट का नाम दिया है कि नहीं? उन्होंने पहले पता कर लिया था, कितना पहले, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी निकाल ली थी ना। फिर रामानुजन ने भी इसकी वैल्यू निकाली, वो कई डिजिट तक कैलकुलेट कर ली। सो इस तरीके से कई लोगों ने बताया एंड हैव बीन एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट टू मिलियन प्लेसेस ऑफ डेसिमल। रामानुजन तो हमारे यहाँ के गणितज्ञ थे, उन्होंने 10 लाख डेसिमल प्लेसेस तक निकाल ली थी और उस पर एक बुक लिख डाली, वो 10 लाख प्लेसेस तक। डेसिमल के 10 लाख प्लेसेस हम सोच भी नहीं सकते, उन्होंने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, सो ही वाज बेटर देन कंप्यूटर, उनका माइंड ऐसा था। पाई इज एन इरेशनल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो पाई क्या है? हियर पाई इज एन इरेशनल नंबर। हमें ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन इरेशनल नंबर, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारी 9th की बुक में दी गई है। 9th की बुक में कितने प्लेसेस तक दी है? थोड़े प्लेसेस तक तो दी ही है। तो हमें फिर भी ज़्यादा नहीं करना है कि पाई जो है वो 3.1415926 आगे भी चलती चली जाएगी, ये पाई की वैल्यू है। लेकिन अब जरा हम 22/7 निकालें, तो 22/7 क्या आता है, जरा इससे निकालें, देखें दोनों कितने दूर तक साथ चलते हैं। तो 22 डिवाइडेड बाई 7, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3.142857। 3.142857। देखो कुछ दूर तक साथ चलते हैं कि नहीं चलते हैं? कुछ थोड़ी दूर तक चलते हैं बस। 2857, ठीक है, और फिर इसके बाद 1। सो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ओनली बोथ आर इक्वल। जबकि ये कौन सा नंबर है? क्या ये रेशनल है? और ये कैसा है? इरेशनल। सो 14159 है, तो आगे तो देखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, इसमें भी आगे। सो बोथ आर नियरली इक्वल। हियर वी सी जस्ट नाउ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पाई की वैल्यू, पाई इज एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू,
क्योंकि एक इरेशनल क्या कभी रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नो सर। बट पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कितने डेसिमल प्लेसेस तक? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो कहीं पर ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल, इस चीज को क्या कहते हैं? अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो ज़्यादातर जब वो कहे कि पाई की वैल्यू 22/7 है या 3.14 है, जैसा कहे वही लेना चाहिए। उसको जैसी एक्यूरेसी चाहिए क्वेश्चन को, वो वैसा आपसे कहेगा, तो वही आप ले लें। दैट्स वाई। अब देखो, नाउ सरकमफ्रेंस की तो हमने बात कर ली। नाउ वी विल फाइंड द एरिया। तो सरकमफ्रेंस का रिलेशन समझ में आ गया, 2πr, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एरिया पे आओ। यस सर। एरिया के लिए आप क्या करो, ये जैसे सर्कल है, तो सर्कल में यहाँ से सर आपने तो उधर क्या लिखा है? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोथ आर इक्वल। सो यानी बोथ आर इक्वल, ये दोनों, जो पाई एक इरेशनल नंबर है और ये कैसा है? इक्वल अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तीसरे डेसिमल प्लेसेस में दोनों अपना रास्ता बदल देते हैं क्या? यस सर। वो सेम आई नहीं। तो इस तरीके से अगर मैं इसके कई डिवीजन करूं सर्कल के, तो सर्कल एक प्लेनर फिगर है। सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सब कैसे डायग्राम है कि एक पेपर पे बनाए जा सकते हैं। तो ये कैसे डायग्राम है? प्लेनर ज्योमेट्री इसको कहते हैं। अब देखो, मान लीजिए यहाँ पर इन सब चीज़ों को मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पार्ट्स मैंने डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट को मैं ऐसे रख लूँ और दूसरे पार्ट को कैसे रख लूँ? क्या ऐसे रख लूँ? फिर तीसरे पार्ट को कैसे रख लूँ? ऐसे रख लूँ। और चौथे पार्ट को ऐसे रख लूँ। यानी मैंने काट भी दिए और अप साइड डाउन, फिर डाउन साइड अप, ऐसे करके लगाता गया। अब मैंने फिर 5th पार्ट को रखा, 6th पार्ट को रखा, 7th, 8th, 9th, देखो किसी का 10, एक किसी का स्पीकर ऑन है, देखो जरा, 11 और 12, ये हो गया। 12 पार्ट्स हमने लगा लिए। क्या जो इसका रेडियस है वही अब यहाँ पे ये लेंथ बन गई? यस सर। और इसकी जो आधी सरकमफ्रेंस है, क्या आधी सरकमफ्रेंस इधर आ गई और आधी उधर? यस सर। यानी मैं ये कह दूं कि पाई आर तो इधर आ गई होगी और पाई आर उधर। तो अगर मैं इसे और भी पार्ट्स में करता, मैं लाखों पार्ट्स में करता, तो ये बहुत छोटा छोटा हो जाता। तो मैं इसे एक नियरली रेक्टेंगल मान सकता हूँ ना। और अगर रेक्टेंगल मानूं तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या पाई आर हो गई और ब्रेथ आर हो गई। तो क्या ये पाई आर स्क्वायर हो गया? यस सर। सो एरिया ऑफ सर्कल, अगर इसको मिलियंस ऑफ पार्ट्स में बांटा जाए तो ये लगभग इतने छोटे छोटे वो होंगे। और ऐसी स्थिति में ये नियरली रेक्टेंगल हो जाएगा। अभी हमने तो 12 पार्ट्स में समझाने के लिए किया है, लेकिन अगर इसको आप हजारों या लाखों पार्ट्स में देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं बन जाएगा रेक्टेंगल की तरह। यस सर। और उस केस में क्या होगा? उस केस में आप देखोगे ऐसे न जाने कितने ऐसे फ्रेगमेंट्स होंगे, और उन सब फ्रेगमेंट्स को करोगे तो क्या होगा? ठीक है, तो इन सब फ्रेगमेंट्स को अगर आप सम करोगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ करके ही करोगे, क्योंकि इन्हीं कागज को काट के तो इसे बनाया गया है। तो जो इसका एरिया, क्या वही इसका एरिया नहीं हुआ? और ऐसे कई पार्ट्स किए जाए तो भी वही बात होगी। पाई आर इधर होगा और आर इधर होगा, तो टोटल एरिया कितना हो गया? पाई आर इंटू आर, तो पाई आर स्क्वायर।
ये हो गया, तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया। अब एग्जाम्पल 1 पे आओ। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड, अगर हम किसी सर्कुलर फील्ड पर एक बाड़ लगाने का काम करते हैं, यानी चारों तरफ हमने इसके कुछ फेंसिंग बनाई, तारों की बाड़ लगा दी, तो ऐसे हमने फेंसिंग बना दी, तो इस पे कांटेदार हमने बाड़ लगा दी ऐसे, और इस पे बार बेड वायर। इसकी कॉस्ट कितनी आई? फेंसिंग करने, खेत है खराब ना हो जाए हमारा खेत, ऐसा कर दिया। सो दैट इज 24 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले इसका रेडियस देखो, रेडियस कितना है, रेडियस भी नहीं दे रहा है, लेकिन कॉस्ट क्या होती है बताओ? क्या सरकमफ्रेंस इनटू रेट? भाई 1 मीटर पे 24 रुपए लगा, यस सर। तो जितनी सरकमफ्रेंस होगी उतना रुपए आपका लग जाएगा। तो आप क्या करें, सरकमफ्रेंस इनटू रेट से इसे निकालें। तो सरकमफ्रेंस तो 2 पाई आर होती है, रेट कितना दिया है, क्या ₹24 पर मीटर है, ठीक है? तो ₹24 पर मीटर है, देखो लिखा हुआ है, तो पर मीटर को ऐसे लिख दें। और कॉस्ट कितनी है बताओ? ऐसा करने में कितना पैसा खर्च हो गया? 5280। ओके, तो 5280 खर्च हो गया। नाउ अब देखो, यहां तक समझ में आ गई? यस सर। चलिए, तो क्या रुपीस से रुपीस कट गया? और 2 पाई आर है, तो 5280 इज इक्वल टू, किसी का माई कौन है, इंटू 24 पर मीटर, यानी 1/m। तो मीटर उधर चला जाएगा तो मीटर में आर आ जाएगा, तो 7 को इधर ले जाओ, 5280 इंटू 7 और बाई 2 इंटू 22 इंटू 24, तो ये क्या हो गया, दैट इज आर। और मीटर में भी हो गया क्योंकि मीटर इधर चला जाएगा ना। सर एक बात समझा दो, ब्लर हो गई थी। ओके, फिर से समझो, कॉस्ट क्या होता है कि टोटल इसकी लेंथ कितनी है इंटू रेट। लेंथ क्या होगी, अगर आप इस पे बाड़ लगा रहे हो, कांटेदार बाड़, लेंथ क्या होगी, क्या सरकमफ्रेंस। तो मैंने ये रखा, इसका फार्मूला रखा और इसका रेट रखा, रेट से और 2 पाई से अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ जिससे कि आर आ जाए, ठीक है? तो अब देखो, अगर 22 से इसे कट करो तो क्या होता है, पहले 2 से ही कर लो, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और ये आया। अब 22 से करो, 22 बन जा 22, फिर 44 आया, तो 22 2 जा 44। क्या कोई बता सकता है 24 से 120 काटा जाए तो क्या है? 5 से अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो, ठीक है, सो आर इज इक्वल्स टू 35। दैट मीन्स आर हमारा आ गया रेडियस 35 मीटर। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं गया है, उसने तो पूछा है कि अब इस खेत को हम इस पे एक प्लोइंग करते हैं तो 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें लेबर को देना पड़ता है। तो प्लोइंग इस पे कर लिया, खेत पे प्लोइंग कर ली। हाँ बोलो ईशान, बोलो। सर हम सरकमफ्रेंस को सर हम डायरेक्ट, हमने 2 पाई आर लिया, उसको डायरेक्ट एक्स लिख नहीं निकाल सकते सर? एक्स, अब जरा देखो, मैं आपकी बात बताता हूँ कि जैसे हमें प्लोइंग करनी है तो प्लोइंग का कॉस्ट पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ प्लोइंग। यस सर। कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग का मतलब क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल इनटू रेट। बताइए, यस सर। एरिया का मतलब क्या होता है, क्या पाई आर स्क्वायर
और रेट कितना दिया है, क्या ₹50 यानी हाफ पर मीटर स्क्वायर। यस सर। अच्छा, हमें आर की जरूरत पड़ेगी क्या यहाँ पे? यस सर। आर हमने कहाँ से निकाला? अगर आपके पास आर होगा ही नहीं तो आप प्लोइंग की कॉस्ट क्या निकालोगे? तो क्या आर हमने यहाँ से निकाला? उसने कहा बाढ़ लगाने में इतना पैसा खर्च हुआ, तो बताओ प्लोइंग में कितना खर्च होगा, तो बाढ़ से आप आर निकालो। क्योंकि जो कांटेदार हमने बाढ़ लगाई है, फेंसिंग लगाई है, बार बेड फेंसिंग, दैट इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द फेंसिंग इनटू रेट। तो 2πr करके आर निकाला, यस सर। और क्या उसी आर का मैं यूज करने जा रहा हूँ जो वो पूछ रहा है उसको निकालने में। अब ईशान बोलो आप क्या पूछना चाहते थे? नहीं सर, हो गया सर। हो गया ना? तो अब इसको πr² कितना है, क्या 22/7, और आर क्या 35 × 35 है। और ये सब चीज क्या फिर अब मीटर स्क्वायर में आ जाएगी, क्योंकि एरिया तो किस में होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। और ये किस में आई, ₹½ पर मीटर स्क्वायर। तो क्या मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, और इस 2 से ये 11 आ गया, और इस 7 से ये 5 आ गया, और 11 5 जा कितना होता है, सर 55। 55 में अगर मैं 35 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो, सो दैट इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा दैट इज 25, एंड 5 5 जा 25, तो 2 7, 1925। और 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15, तो कितना आ गया, सर 1925। और ये रुपीज में आया क्योंकि रुपीज सर्वाइव कर गया था, तो दिस कम्स एज रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग इज रुपीज, कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग इज ₹1925। अच्छा, अब हमारे पास एक ही एग्जांपल दिया था, सो लेट अस मूव टू एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट। सर सर इसको फ्लोइंग बोलेंगे या फिर सर प्लगिंग बोलेंगे? फ्लोइंग कह देंगे, ठीक है, ओके सर। ओके। एक्सरसाइज 12.1, कहा जा रहा है रेडियस ऑफ 2 सर्कल 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। एक का रेडियस 19 सेंटीमीटर और एक का रेडियस 9 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अगर मैंने ये धागे से बना है और मैंने ये धागा तोड़ के मिला के बड़ा सर्कल बना दिया तो क्या होगा, दोनों धागे को तोड़ लो और बड़ा सर्कल बना लो, तो क्या ये इन दोनों के सरकमफ्रेंस से बना हुआ धागा है? सो दिस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो जो कैपिटल C है वो किसके इक्वल आया है, C1 प्लस C2। हमने धागा तोड़ लिया, जोड़ के गांठ लगा के बना दिया, या फेविकोल से चिपका के। तो ये जो C है, अब ये जो नया रेडियस बनेगा, क्या उसका रेडियस में कैपिटल R ले लूं, एंड 2π कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2π R1 और प्लस 2π R2। यदि 2π को कॉमन ले लिया जाए तो क्या ये R1 प्लस R2 है, तो 2π कट गया तो R क्या आया, दैट इज R1 प्लस R2। लेकिन R1 R2 क्या है, क्या ये 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, बताओ। यस सर। तो मैं यही रख दूं अब और हमारा आंसर आ जाए, तो R कितना आ जाएगा, क्या ये 28 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। न्यू सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो अलग अलग सर्कल हैं जिसमें से बड़ा सर्कल 8 सेंटीमीटर का है रेडियस का और छोटा सर्कल 6 सेंटीमीटर का है, अगर इन दोनों से हमने, ये दोनों हैं, इन दोनों से मिला के जितना एरिया है उतना एक सर्कल बना दिया कि जिसका उतना ही एरिया हो जितना A1 और A2 का है, तो ऐसे केस में वो कह रहा है जितना इनका एरिया है उसके सम के बराबर इसका एरिया हो।
जितना इनका सरकमफरेंस है उनके सन के बराबर इसका सरकमफरेंस हो, तो जो कह रहा है वो कर दो। और ऐसी स्थिति में नया रेडियस बनता है उसको भी पता कर लो। तो ए क्या होता है, a1 प्लस a2, इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ, रेडियस हम डायरेक्ट ही नहीं बोल सकते 8 प्लस 6 हो जाएगा। बात आपने सही कही कि इन दोनों को करेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन जिसे ये ना याद हो कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से आया है उसे तो करना पड़ेगा ना। आपने तो डायरेक्टली बता दिया, बाकी लोगों के बारे में सोचा। तो जैसा ये बता रहे हैं कि हम इसे डायरेक्टली कर लें, हम तो कहते हैं भाई न पता हो जिसको तो एक बार करके ही देख लो। इंटेलिजेंट बच्चे डायरेक्टली कर लें। तो क्या पाई कॉमन आ गया, तो पाई आर स्क्वायर से पाई कट गया क्या, तो अब क्या आया बताइए, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो दिस इज 8 स्क्वायर पहले का, और दूसरे का क्या 6 स्क्वायर है। तो ये कितना आ गया, क्या 64 प्लस 36 बताएं, तो ये क्या रूट 100 आ गया, क्या ये 10 आ गया। सो रेडियस ऑफ न्यू एरिया कितना आ गया बताओ। सर आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में तो वो जो रेडियस निकाला था तो अलग तरीके से निकाला। वो सरकमफ्रेंस का जोड़ था, वो बोल रहा था धागे धागे को जोड़ो, और धागे धागे को जोड़ के बड़ा सर्कल बनाओ। ये कह रहा है दो ऐसी प्लेट हैं जो चीनी मिट्टी की हैं, चाइना के, लेके उनको तोड़ के उसके टाइल से प्लेट बनाओ चिपका चिपका के, ये अलग चीज़ है। ये टोटल एरिया को कह रहा है कि इसका जो एरिया है इसमें और इसमें कुछ चीज़ें चिपकी हैं, उन स्ट्रिप्स को काट के नया सर्कल बनाओ और उससे बनाओ, तो वो टोटल एरिया इक्वल होना चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं। और वो क्या कह रहा है, सिर्फ आउटर धागे को जोड़ के एक धागा बनाओ। दोनों में फ़र्क है, सरकमफ्रेंस अलग चीज़ होती है परिधि, और एरिया उसके अंदर होता है कि कितना उसमें, हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाइज इन प्लेन। समझ में आई बात कि नहीं, बताओ। रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज 10 मीटर, इज इट ओके, अदरवाइज देयर आर अदर मेथड्स टू टेल। ना समझ में आया तो पूछ लो। चलो ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है, ओके ओके, तो वो वहाँ ठीक है, 10 सेंटीमीटर लिखो इसे। अब देखो कि हमारे पास एक आर्चरी के लिए जिसमें हम लोग तीर कमान चलाते हैं, जहाँ रेंज होती है तो फायरिंग की जाती है, तो वहाँ पर इसके मार्क्स मिलते हैं शूटर्स को। तो सबसे बाहर जो है वाइट कलर का है उस आर्चरी में जिसमें निशानेबाजी होगी, फिर उसके अंदर ब्लैक है, उसके अंदर ब्लू है, और ब्लू के अंदर क्या है, ब्लू के अंदर रेड है। ऐसे 5 तरीके से बने हैं ये, और एक और 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 4। अब देखो जो सबसे अंदर है वो गोल्ड है, गोल्ड है, और गोल्ड के बाद क्या है, रेड है। तो अंदर आप गोल्ड समझ लें, ये चीज गोल्ड है, दिस इज गोल्ड। गोल्ड के ऊपर रेड है, और रेड के बाद क्या है, अलग अलग कलर हैं ठीक है, इसे आप मान लें रेड, ये रेड है। नेक्स्ट क्या है, ब्लू, तो ब्लू ले लें। ब्लू के बाद ब्लैक है, ये ब्लू है। तो जिससे कि किसी को विजिबिलिटी या विजन सही रहे कि कहाँ पे मारना है। तो गोल्डन, रेड, ब्लू, और फिर उसके बाद ब्लैक है, और ब्लैक के बाद अलग अलग कलर से है। ये ब्लैक है, और सबसे बाहर वाइट है। अच्छा अब देखो, इसमें अंदर वाले का
डायामीटर कितना है, द डायामीटर ऑफ रिप्रेजेंटिंग गोल्ड रीजन, तो गोल्ड वाले का डायामीटर कितना है, पढ़ो क्वेश्चन में, गोल्ड रीजन इट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा R1, तो इसे R1 कहा जाए, फिर अगले वाले को क्या कह दिया जाए, क्या R2, फिर तीसरे वाले को क्या कह दिया जाए R3, और फिर चौथे वाले को R4, और फिर पांचवें वाले को R5, यानी मैंने 5 अलग अलग ले लिए। तो इट इज R1 कितना हो गया, क्या 21/2, तो 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 2 1 या 2, फिर दैट इज 2 5 या 10, फिर 1 बचेगा, तो 10.5 सेंटीमीटर, तो ये चीज़ हो गई, R1 आ गया। अब इन दोनों के बीच की विड्थ कितनी है बताओ, हर एक की विड्थ कितनी है, ये जो विड्थ दे रहा है ये विड्थ कितनी दे रहा है, हर एक बैंड की विड्थ 10.5 सेंटीमीटर। तो यदि मेरे पास R1 आ गया तो R2 आप क्या समझते हो, क्या 10.5 जोड़ने से R2 आ जाएगा, भाई हर एक की विड्थ तो नहीं है, उतना जोड़ो, ये है। अब इसके बाद और चाहते हो तो क्या उतना जोड़ ना दो, 10.5 बोलो, देख लो, इतना और नहीं जोड़ दोगे, तो 10.5 में और कितना जोड़ दो जो इसकी विड्थ हो, तो 10.5 प्लस 10.5, तो R2 कितना आ जाएगा 21, तो फिर R3 कितना आ जाएगा, 21 में कितना जोड़ दो, 31, अच्छा फिर R4 इट इज 42 सेंटीमीटर, और फिर R5 52.5 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब हमें कह रहा है कि हर एक का एरिया बताओ, तो पहले यानी एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, पाई कह रहा है अनटिल अनलेस स्टेटेड यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, जब कहे 3.14 तभी 3.14 लो, ऊपर सबसे लिखा है कि जब तक कुछ न कहा जाए तो यही लेना है, तो येलो का ये रेडियस है। अब जरा देखो दैट इज इक्वल टू 22/7, और इसे कितना ले लें, देखो किसी के में आवाज़ आ रही है, किसी के यहाँ पानी इस टाइम पे आता है, पानी भरने की आवाज़ है। अब देखो कि 7 है, तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 15 2 जा 30 और 15 2 जा 30, तो क्या 33 आ जाएगा, और इंटू 10.5 बोलो, यानी मैं अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या 33 आ रहा है, 22/7 इंटू 10.5, बताओ। और बाकी 10.5 तो और आ ही गया। अब मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा कि 3 से करो तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा, देखो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, तो कितना हो जाएगा 315, और दूसरे से भी करो तो कितना आ जाएगा, सो दैट इज 5 6 4 3, और एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, तो दिस इज दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले कहा गया, ये हम बता देते, ये चीज़ हम बता देते हैं, मतलब जैसे कभी हम दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पहले 3 से कर देते हैं, फिर क्रॉस लगा के दूसरे 3 से कर देते हैं, समझ में आई बात, है ना, समझ में आ रही, ऐसे करते हो कि नहीं, ये चीज़ गलत हो गई है, हम इसे अलग से कर लेते हैं, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, अभी ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको बिल्कुल अलग कर दिया, मल्टीप्लाई और कहीं कर लो, आंसर यहाँ लिख दो, ओके, बताइए, मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा ना,
नहीं नहीं, आप यहाँ कर लो, 10.5 में 33 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 से कितना आएगा, 3 5 जो 15 और 315। अब समझ में आई बात? सर वो आपने अपोन में लिखा था, अलग से नहीं लिखा इसलिए। अच्छा, तो ऐसे अभी ठीक लग रहा है ना? यस। अच्छा, अब ये बताओ कि हमें अगर गोल्ड रीजन का एरिया, गोल्ड का निकाल लिया, अब रेड का निकालना है, तो क्या रेड के लिए हम येलो रीजन हटा दें क्या? यानी पूरे सर्कल में से अंदर वाला हटा दें तो रेड आ जाएगा क्या? बताओ, पूरे सर्कल में से अगर मैं कौन सा हटा दूं, गोल्ड। गोल्ड हटा दूं, तो मुझे रेड रीजन मिल जाएगा। तो मैं यही कर रहा हूं कि पाई आर 2 स्क्वायर में से क्या हटा दूं, पाई आर 1। सो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या है, इज इक्वल्स टू पाई आर 2 स्क्वायर और माइनस पाई आर 1 स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, पाई कॉमन ले लिया जाए, क्या आर 2 स्क्वायर, आर 2 कितना है, चेक कर लो, 21 है कि नहीं, 10.5। तो इसे क्या लिखा जाए, 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। बताइए, क्या पाई को 22/7 लिख सकते हो और इसे 21 माइनस 10.5 और 21 प्लस 10.5 लिख सकते हो? बताओ। सर आपने कितने से किसका माइनस करा, तो समझ नहीं आया। देख लो, मान लो ये पूरी कितनी है, R2, क्या ये 21 है, और ये कितनी है, ये 10.5। तो 21 सेंटीमीटर में से, पूरे सर्कल में से अंदर की डिस्क माइनस। समझ में आई बात कि नहीं? 21। और अगर मान लीजिए आप, एक तो ये तरीका है, और नहीं तो पूरे रेड का निकाल के ये माइनस कर लो, वो अच्छा लगेगा। गोल्ड का तो निकल गया ना। सर यही है। तो लेकिन फिर भी मैंने अभी थोड़ा पहले बताया था कि इनका मल्टीप्लाई क्या होता है, 22/7 और इंटू 10.5 क्या है, 33 है। बोलो। यस सर, यस सर। तो अब अगर ये 33 इंटू 31.5, क्योंकि हर एक में 33 आता रहेगा, अब आपको चिंता नहीं करनी, ये तो सब में ही आएगा, डिफरेंस तो सब में वही आएगा 10.5। तो इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी। अब बगल में आप मल्टीप्लाई कर दो 31.5 में 33 से, तो 3 से होगा तो क्या होगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो बताओ क्या आ जाएगा, 5 9 3 10। यानी मेरा कहने का मतलब है 1039.5। सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तरीका समझ में आया? ऐसे भी कर सकते हो। यस सर। और जो ऐसा न करना चाहे रेड रीजन के लिए, एक आसान तरीका और बता दूं कि एरिया ऑफ रेड रीजन क्या है, इज इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन लिखना ठीक रहेगा। तो ऐसे में 22/7 इंटू 21 स्क्वायर और माइनस 346.5, ऐसा भी कर सकते हो क्या? क्योंकि गोल्ड का तो निकाल चुके हो ना, चेक कर लो। तो इस वाले में से कौन सा हटा दो, गोल्ड, पूरे में से, पूरा कितना है, पाई R2 स्क्वायर, उसमें से हटा दो, बीच का कट कर दो। बोलो सही। यस। अच्छा, ये क्या हुआ, 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 से इसे कट करो, 3 आया। आपको मल्टीप्लिकेशन में कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आप जो सोच रहे हो कि कुछ हासिल कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बचत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं कराया था। 21 6 जा, तो 21 6 जा कितना होता है, दैट इज 126, तो 6 लिखोगे। और 21 6 जा 126, तो 126 में फिर 12 जोड़ो। ऊपर का मेथड वैसे मुझे ठीक लग रहा है, 138। सर आपने ऊपर क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर, दो बार क्या लिखा है, दो तो ऊपर में। ये देखो, ये ना, तो ऊपर ये ना, यही ना, नहीं सर।
यानी अगर रेड रीजन में एरिया ऑफ रेड रीजन क्या है, बड़े सर्कल में से गोल्ड हटा दो, तो पाई R2 स्क्वायर और माइनस गोल्ड, बोलो। सर एरिया हाँ, एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेड रीजन। ओके सर तो रेड का क्या मतलब है, बड़े सर्कल में से गोल्ड हटा दो तो रेड रेड ही तो बचा। यस सर ऐसा कर सकते हो अगर आप करना चाहो, लेकिन ये बड़ा ही पड़ रहा है, कोई छोटा तो पड़ नहीं रहा है। 86 और 346.5 तो कितना आ गया, 5 आया, यहाँ 9 आया, यहाँ कितना आया, 7 में से 4 गया 3, 1039 आई, वही चीज़ है जो यहाँ पे है, वही चीज़ आई कि नहीं, 1039.5, यहाँ पर भी वही आई, बोलो। यस सर However, this is at your dispense. You can, दूसरा मैथड सर दूसरा मेथड है, इट इज एट योर डिस्क्रिशन। ये आपके निर्णय पर मैं छोड़ता हूँ कि इसे यूज करना चाहते हो कि नहीं, अदर मेथड, ठीक है, बताओ। यस सर सर आर के नीचे 2 क्या लिखा उधर क्या और लिखा है ना, सर आर सर उधर सर फॉर्मूले में आप बताओ, दूसरे सर्कल से ले लिया सर। ये ना नहीं सर साइड हाँ सर समझ आ गया भाई R2 स्क्वायर है बड़े वाले का सर्कल, इतनी समझ में आ गई बात। एक सेकंड ऊपर का दिखा। यस सर चलो अब एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालें। एरिया ऑफ ब्लू रीजन, इसके लिए क्या करोगे, ब्लू रीजन के लिए ब्लू का मालूम है R3 कितना है, यदि किसी को मालूम हो। 42 42 है, चेक कर लूँ R3, 31.5 है। 31.5 तो अब अगर मैं 31.5 में से कितना माइनस करूं, रेड वाला माइनस कर दो, 21 R2, सो दैट इज इट इज इक्वल्स टू पाई R3 स्क्वायर और माइनस पाई R2 स्क्वायर। यदि पाई को बाहर ले लिया जाए और 31.5 के स्क्वायर और माइनस 21 के स्क्वायर को अंदर ले लिया जाए, तो आप क्या सोचते हैं कि 31.5 माइनस 21 और 31.5 प्लस 21, तो ये क्या आ जाएगा, क्या ये 10.5 आ जाएगा, और यहां से 52.5 आएगा, बताओ। और क्या ये 33 बनेगा, यस सर और अगर मैं 52.5 में 33 से मल्टीप्लाई कर दूं, अरे 33 कैसे बना? ये चेक कर लेते कैसे, क्योंकि 7 से इसको कट करते हैं तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 और 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, ये हमने सबसे पहले निकाला था और वही हर बार रिपीट होता जा रहा है। यस वही दूसरी बार भी रिपीट हुआ, देखो फिर हो गया, और ये तीसरी बार भी रिपीट हो गया। इतनी बात समझ में आई, ब्लर है तो बदलें, बताओ। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करो, तो 3 से किया, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, सो 3 5 जा तो 7 और 3 5 जा 15, तो 1575, तो क्या आ गया, 5 2 3 और 7 5 वाला 5 6 7 और 1, ये चीज़ हो गई। तो इसमें एक डिजिट पहले 1732.5, 1732.5, तो ये हमने किसका निकाल लिया, क्या ये हमने इस ब्लू का निकाल लिया। अब ब्लू का निकालने के बाद नाउ वी विल कम फॉर नेक्स्ट रीजन, ये ब्लू का ब्लैक का निकाल लेंगे। सो एरिया ऑफ नेक्स्ट रीजन सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल्स टू, ये ब्लैक का देखो और बड़ा हो गया, देखो अभी किसी का नल खुला हुआ है, उसे आप बंद कर दो जाके, या मम्मी से बोल दो,
ठीक है, क्योंकि मेन वीडियो ख़राब हो जाएगा। तो चलो, अब ये ब्लैक का हो गया, तो ये अब क्या हो गया, R4 है। सो यस सर। पाई R4 स्क्वायर और माइनस पाई R3 स्क्वायर। तो R4 कितना है, ज़रा हमें ये भी देखना चाहिए। तो 42। और R3 21.5। तो इस तरीके से हम इसको कर लें कि R4 माइनस R3, तो ये चीज़ आ जाएगी। नाउ दैट इज ये हमारा ब्लैक रीजन हो गया। सो एक इसमें बाहर तक लिया है और एक अंदर तक, दो है। सो 42, जबकि इसमें 22/7 बाहर ले लिया, और 42 स्क्वायर माइनस 31.5 स्क्वायर, तो 22/7 और 42 माइनस 31.5 और 42 प्लस 31.5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, क्या ये 73.5 आ जाएगा। लेकिन कोई मुझे बताए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। तो 73.5 में मल्टीप्लाई करो 33 को, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, तो इट इज़ 2205। तो 55242, तो इट इज़ 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि एरिया ऑफ वाइट रीजन दैट इज इक्वल्स टू पाई R5 स्क्वायर और माइनस पाई R4 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 22/7, और R5 कितना लिया है, इट इज 52.5 और ये 42 है, तो 52.5 स्क्वायर और माइनस 42 का स्क्वायर। अब देखो, तो यहाँ पर अब उससे भी बड़ा रीजन वाइट, तो वाइट रीजन में R5 ले लो, दिस इज R5 और दिस इज R4, और इसका भी आप एरिया निकाल लें कि जो वाइट रीजन है हमारे पास, इसका एरिया क्या होगा, ये वाइट रीजन हो गया ये। सो दिस इज एरिया ऑफ वाइट रीजन। तो इसके लिए भी हम कर सकते हैं कि 22/7 और 52.5 माइनस 42 और 52.5 प्लस 42, तो माइनस 42 से क्या आएगा, बोलो। लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए नहीं ज़रूरत है। 94.5, तो ये कितना आ गया, 33 इंटू 94.5। यहाँ पर 94.5 में किससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, तो 2835 आया। तो ये कितना आ गया, क्या 58113, और यहाँ डेसिमल लगा दो, तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ सब्सिक्वेंट रीजन्स फ्रॉम, एक मिनट,
आया क्या? ठीक, कुछ क्लियर हुआ? यस सर। सो एरिया ऑफ सबसीक्वेंट रीजन, एरियाज ऑफ subsequent regions in जो आर्चरी बोर्ड है, आर्चरी टारगेट, इसको कहते हैं टारगेट, इस पे मारा जाता है। सो फ्रॉम इनर टू आउटर, इनर को बुल कहते हैं, इनर को क्या कहते हैं? बुल, और बीच वाले को मैगपाई कहते हैं, और सबसे बाहर वाले को आउटर कहते हैं। सो फ्रॉम इनर टू आउटर आर, तो सबसे इनर का क्या आया? दैट इज इक्वल टू, तो इसको अपना पीछे से मिला लेना, 346। सही है। ब्लर अगर थोड़ा भी है तो बता दो, फिर नेटवर्क चेंज कर दें। नो सर। हैं? अच्छा, नो सर। ठीक है। और 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लास्ट में 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो ये जो हमारा आया था यहाँ पर, ये भी कितना आ गया था? 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये और वाले मेथड में। अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द व्हील्स ऑफ ए कार, व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, तो हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज व्हील मेक? अगर ये कार का व्हील है, तो अगर मान लीजिए इसने एक चक्कर लगा लिया, तो ये अपनी रिम इसकी घूमेगी ना, क्या घूमती है बताओ? तो इस पॉइंट से अगर ये घूमता घूमता, ये है उंगली, इसी उंगली को देखो जमीन में है, अगर घूमता 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 आएगा और फिर वही उंगली टच कर जाए, तो क्या एक डायमीटर घूम गया भाई? यस सर। वही रिम का पॉइंट है, वो पूरा घूम के आ जाए। जैसे धागा ना हो, गुल्ला पूरा रोल हो जाए, तो एक बार खुल जाएगा तो एक सरकमफ्रेंस नहीं रोल हो जाएगी। मान लो किसी वो है, इसी में बहुत सारे वायर रैप्ड हैं, एक बार खुलेगा तो एक सरकमफ्रेंस नहीं अनरैप हुई। बताओ सर क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है, जैसे कोई चीज़ होती है ना कि किसी पर रैप होती है, तो हम तो आपने मैग्नीशियम रिबन बताई थी वैसे। मैग्नीशियम रिबन हो या कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को अगर मान लो मैं ये है, तो अगर ये टेप ही समझ लो, तो टेप अगर यहाँ पर कहीं पर इसे चिपका हो, ये जैसे टेप है ये, तो अगर ये टेप कहीं पर एक बार खुलेगा, तो इसका मतलब क्या है? ये एक बार खुलेगा तो ये जैसे खुल गया कहीं पर, तो दैट मीन्स कि एक इसका सरकमफ्रेंस अनरैप हुआ, ये जैसे ये चीज़ यहाँ पर चिपक गई, ठीक है, ये तो पेज उठ रहा है। सो एक बार अगर घूम जाए कोई चीज़, तो एक सरकमफ्रेंस अनरैप हो गई कोई भी चीज़, ठीक है। सो वही चीज़ बताई जा रही है कि अगर कोई चीज़ अगर घूम गई, यहाँ पर आप देख लो कि मान लो मैं ये निशान बना दूँ, ये मैंने निशान बनाया इस पर, और इसको रख दिया और रखने के बाद ये घूमता चला जा रहा है भाई, निशान तो वहाँ बन गया ना पेज पे, और अब ये आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने के बाद ये फिर से कहीं निशान बनाएगा, तो इसने फिर से एक निशान बना दिया, यहाँ निशान छोड़ा है, बहुत छोटा सा है पर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं दिखाऊं देन इट इज़ विजिबल। तो अगर मान लीजिए वही निशान यहाँ फिर से आया, तो एक बार अनरैप हुआ कि नहीं? तो एक सरकमफ्रेंस खुली, यह है वो निशान। यानी अगर यहाँ पेंट लगा दो, इसे रोल कर दो, तो हर जगह एक एक डायमीटर के बाद वो क्या करेगा? यहाँ पे पेंट लगा दो, और पेंट लगाने के बाद रोल करो, तो एक निशान बनाएगा, और जब पूरा रोल वहीं पे फिर से पहुंचेगा तो फिर एक नहीं बना देगा निशान? बताओ, ऐसे घुमा दो, समझ में आ गई बात कि नहीं?
सो व्हेन ये डायामीटर एक बार अनरोल करेगा तो दिस इज द लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस ओनली। फिर से एक बार रिवॉल्यूशन में ये कितनी डिस्टेंस चलेगा? क्या 1 सरकमफ्रेंस? अगर ये रिवॉल्व करके पहिया आगे चल रहा है, ये गाड़ी का पहिया है, एंड दिस व्हीकल इज मूविंग अहेड, तो ये व्हीकल मूव कर रही है आगे, तो अब ये 1 सरकमफ्रेंस होगा क्या एक रिवोल्यूशन में? इन 1 रिवोल्यूशन बोलो कितना आगे बढ़ जाएगा पहिया अगर ऐसे बढ़ता चला जाए? तो एक सरकमफ्रेंस चलेगा 1 रिवोल्यूशन में, है बात कि नहीं? तो वो पूछ रहा है कि व्हील्स ऑफ कार आर 80 डायामीटर ईच, तो हर एक का डायामीटर इतना है, तो हर एक का रेडियस कितना है? 80/2, तो ये 40 सेंटीमीटर। तो हर एक का सरकमफ्रेंस कितना है? 2πr, तो 2πr कितना होता है कि 2π इंटू 40 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया? क्या 80 पाई सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस आ गया? पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, समझ में आई बात? बाद में कट जाएगा। तो अब अगर वो कार 66 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो 10 मिनट में उसने कितने चक्कर लगा लिए? तो 10 मिनट में कार कितनी चली होगी ये भी तो सोचो। सो स्पीड क्या है बताइए? क्या स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है? बताइए। सो स्पीड इज 66 किलोमीटर पर आवर है, तो अब डिस्टेंस क्या होता है? 1 घंटे में इतना चलती है, तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में वो कितना चलती है? इन 60 मिनट कार मूव्स क्या 66 किलोमीटर? यस सर। तो इन 10 मिनट कितना कार मूव की? दैट इज 66/60 इंटू 10। अगर ये 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा बताओ? 1 पॉइंट यानी 11 आ गया क्या? बताओ। तो क्या वो कार 11 किलोमीटर मूव कर गई? यस। अच्छा, 10 मिनट में इतना मूव की। 11 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? कितने मीटर मूव कर गई? समझ में आ गई बात? और यहाँ पे हमारे 80 पाई सेंटीमीटर था, कोई मुझे बताएगा इसे मीटर में कैसे बदलूं? 0.8 लिखो, 100 से डिवाइड करो ना बस। सेंटीमीटर से मीटर कैसे बदलते हो बताओ? ये तो 0.8 पाई मीटर। अच्छा, ये है टोटल डिस्टेंस और ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन। बोलो बात समझ में आई? सरकमफ्रेंस क्या है? क्या यही डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन है? एक चक्कर में कितना आगे बढ़ी? सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितना हो गए? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन, सीधा सरकमफ्रेंस भी लिख सकते हो या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन भी लिख सकते हो, दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने तो कोमा भी लगाया था। ये देखो, ये इतना देखो कि इतनी बात सही है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन सरकमफ्रेंस। कोई मुझे बताए कि अगर मान लीजिए वो 80 पाई सेंटीमीटर एक में चलती, 160 पाई चल गई, तो कितने रिवोल्यूशन बनाए? 2 चक्कर मारी होगी कि नहीं? समझ में आई बात कि नहीं? कोई कार कितना आगे बढ़ गई? 180 पाई सेंटीमीटर, तो उसने कितने चक्कर लगाए होंगे? क्यों 160 लिखो, तो 160 पाई क्या होता है? यानी एक चक्कर मारा तो एक चक्कर में इतनी चली, फिर और आगे चलती गई, घूमती 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 घूमती, तो ये और घूम के आई और यहाँ आ गई, तो 2 चक्कर मारेगी, क्योंकि कार तो रोल करते करते चल रही ना।
तो अगर उसने एक चक्कर में 80 पाई चलती है तो 2 चक्कर में कितना चलेगी बताओ? 160 पाई चलेगी। तो अगर मैं 160 पाई में जो टोटल डिस्टेंस है उसमें 80 पाई से डिवाइड कर दूं क्या, तो क्या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस, बोलो। तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज 11000 और डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 0.8 पाई। अब इसे क्या लिखो? 0.8 इंटू 22/7। फिर क्या लिखो? नीचे की चीज ऊपर चली जाएगी, इंटू 7। इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझा रहा हूँ, इसको आप एक बार देख लें, जिसे समझ में आ जाए तो ठीक है। 5 टाइम्स, और ये 500 हुआ। 5 का 7 में मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ? 3500। और नीचे 8 है, अगर मैं नीचे 8 लिखूं और 10 यहाँ लिख दूं और 8 से इसको कट करूं तो 8 4 जा 32, तो कितना बचा बताइए? 8 4 जा 32, तो 30 बचा। तो 8 30 से करो, 35000 में 8 से डिवाइड करो, 35000 8 से करो, 8 4 जा 32। दिस इज 30 24 60, तो 56 और 40, तो कितना आ गया? 8375 रिवोल्यूशन, ये 4375। सो दिस कम्स एज 4375। यहाँ पर 437.5 और 10 से और मल्टीप्लाई किया, इतने रिवोल्यूशन। तो ये तो एक आंसर हो गया। बोलो। यूनिट्स तो ये भी मीटर है और ये भी मीटर, तो मीटर मीटर कट गया, ये मीटर हो गई, ये इतने मीटर पर रिवोल्यूशन हो गई, तो मीटर मीटर कट गया, रिवोल्यूशन ऊपर आ गया। समझ में आई बात? अच्छा, अब एक बार फिर से देख लो, इसको दूसरी तरीके से बता दें तो, कि कभी भी कोई चीज चलती है तो जब एक चक्कर मारेगी तो उसके एक चक्कर मारने पर, अगर ये चीज है, कभी भी आप देखो कि मान लीजिए यहां पर मैंने निशान लगा लिया है, ये निशान लगाया है, इज इट सीइंग? और इसके नीचे आप क्या लगा लो, तो इसके नीचे स्केल रख लो और इसके ऊपर क्या लगा लो, क्या एक निशान बना लो। ये तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये यहाँ पे है, अभी जमीन पे टच कर रही है कार, और ये अगर रोल करे तो कितना चलेगी? इसे रोल कराओ, रोल करा रहे हैं, बढ़ती जा रही, कभी आ जाएगी ना एक चक्कर करके नीचे, बोलो। तो ये आ गई, अब इस पेज को और आगे करो, ये आ गई, तो एक रिवोल्यूशन कर लिया इसने। तो जो सरकमफ्रेंस था वही तो खुला, अल्टीमेटली जितना सरकमफ्रेंस था वही तो आया। आप इसे टोटल कर लो और ये सरकमफ्रेंस, फिर से देख लो, वापस भी मिला सकते हो, वापस ऐसे ऐसे क्या चीज आती जा रही है, सरकमफ्रेंस ही तो हो रही है कि नहीं हो रही? ये यहाँ पे वो जहाँ भी पॉइंट होगा, पॉइंट आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर दें। समझ में आई बात कि नहीं? इज इट ओके? कि अगर ये एक रोल मारेगी तो कितना आगे बढ़ेगी बताओ? इफ इट इज अपने सरकमफ्रेंस के बराबर बढ़ेगी, और कोई भी चीज नहीं है, बस एक रोल मार रही है। सो एनी बॉडी जो भी है, एनी रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट, जरा और देखो, एनी रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट मूव्स अहेड, ठीक है, इक्वल टू इट्स सरकमफ्रेंस इन वन रेवोल्यूशन, मूव्स अहेड equal to its circumference in one revolution। so अगर मान लीजिए अगर वो n रिवोल्यूशन करे तो डिस्टेंस मूव्ड अहेड क्या हो जाएगी बताइए?
डिस्टेंस मूव इज इक्वल्स टू, यानी कितनी चलेगी अगर अन रिवोल्यूशन करे, रिवोल्यूशन इनटू सरकमफ्रेंस। चेक करो, 1 revolution. फिर से देखो, सरकमफ्रेंस यानी अगर 2 चक्कर लगाए तो कितना आगे बढ़ेगी, क्या 2 इंटू 1 सरकमफ्रेंस, Yes, sir. 3 चक्कर लगाए तो 3 इंटू सरकमफ्रेंस, और n चक्कर लगाए तो n इंटू सरकमफ्रेंस। बताओ। Yes. सो डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इंटू सरकमफ्रेंस, बताइए। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या हुए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड अपॉन सरकमफ्रेंस, बताएं। यहां तक बात समझ में आई। भाई मुझे तो ये निकालना है, ये कैसे निकाला जाए, क्या उसे नीचे ले जाऊं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे निकालोगे, डिस्टेंस मूव्ड अपॉन सरकमफ्रेंस। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, डिस्टेंस मूव्ड क्या होती है, क्या डिस्टेंस कितना चला कोई चीज, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, क्या वेलोसिटी का किसी को फार्मूला पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, बताओ। तो डिस्टेंस का किसी को मालूम है, वेलोसिटी इनटू टाइम। इससे सहमत हो तो आगे बढ़ें। Yes, sir. तो पहले पढ़ा था एक बार. अरे कोई भी चीज़ है, मान लो अगर आप 120 किलोमीटर चल लेते हो 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना चलोगे, सीधी सी बात है। आपकी क्या स्पीड है पर आवर में, 60 किलोमीटर पर आवर। और इससे ज़्यादा वेलोसिटी क्या होती है, स्कूटी अगर 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है, कार में कह दो मैं 60 की स्पीड से गया, स्पीड का क्या मतलब है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला, कि और कुछ है, वो ट्रक 80 की स्पीड से चल रही थी, इसका मतलब क्या है, 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल रही थी ना, कि और कुछ है। तो वही चीज़ है कि 1 घंटे में कितना चला। अच्छा, तो डिस्टेंस कितना हुआ, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो मैं डिस्टेंस की जगह क्या वेलोसिटी इंटू टाइम लिख दूं, और सरकमफ्रेंस की जगह 2πr लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। वेलोसिटी कितनी है, क्या 66 किलोमीटर पर आवर है, बताएं। 66 किलोमीटर पर आवर है, तो 66 किलोमीटर है पर आवर, इसे क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें लिख सकते हैं आप 66 किलोमीटर पर आवर में अगर आप एक काम कर दें, 66 किलोमीटर पर आवर लिख लें, ये वेलोसिटी, और टाइम कितना है, ये तो वेलोसिटी है, टाइम 10 मिनट को क्या 1/6 आवर लिखोगे, 10 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो बताओ डिस्टेंस कितनी हो गई, 66 किलोमीटर पर आवर, और इनटू टाइम, टाइम कितना है 1/6 आवर, तो क्या ये आवर आवर कट गया, और ये 6 से कटा तो कितना आया, क्या 11 किलोमीटर, और 11 किलोमीटर को कितना लिखा जा सकता है, यहां तक ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी इंटू टाइम लिख दिया, वेलोसिटी इंटू टाइम लिखो, या फिर सीधा आप जब आपने बगल में निकाल लिया तो सीधा आप क्यों ना लिख दें हम 1100 मीटर, बताइए 11,000 मीटर लिख दिया इधर। अब नीचे आओ, 2 इंटू 22/7, अब देखो रेडियस भी आपको मीटर में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो मीटर लिखा है और नीचे भी तो मीटर लिखना पड़ेगा। 40 सेंटीमीटर रेडियस को मीटर में बदलो अब फिर, क्योंकि डायामीटर इतना है तो रेडियस 40 सेंटीमीटर, क्या 0.4 लिख दूं 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदल के, बताइए। ये चीज समझ में आई, बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर मैं बताऊं आगे। सर थोड़ा ब्लर है, ब्लर. ब्लड है तो ओके, 1 मिनट।
अभी क्लियर हुआ? अच्छा अब बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल समझ में आई कि नहीं इससे? और ये समझ में आया 2 पाई आर को मैंने क्या लिखा? 2 पाई और आर की जगह मीटर में लिख दिया। बताओ। तो अब इसमें 7 ऊपर ले लो, ये भी मीटर में है, मीटर से मीटर कट गया, रिवोल्यूशन आ जाएगा। तो 11,000 इंटू 7, और नीचे क्या लोगे? तो अब जरा इससे कट करो, तो 22 से कट हुआ तो क्या 500, ठीक है। और 2 से कट हुआ या 0.4 है, तो पॉइंट का डेसिमल हटाया तो क्या कर लोगे? यहाँ पर 0 लगा दो कहीं पे, और 4 से इसको कट कर दो। 4 1 जा 4, और कितना आया? 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और ये 4 1 जा 4 से 10 है, 4 2 जा 8, 24 5 जा 20, ये आ गया। 2 से इसे कट करो, क्या 35, और 35 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? क्या 4375? बोलो रिवोल्यूशन, बोलो। बात सीजन समझ में आ गई? दूसरा तरीका क्या है? आ गया ना? पहले भी तरीके सब एक ही चीज है। अब देखो फिफ्थ क्या कहा गया है? टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। कह रहा है कि पैरामीटर एंड, पैरामीटर क्या सरकमफ्रेंस को कहते हैं, और एरिया इक्वल है। पैरामीटर इज इक्वल टू एरिया न्यूमेरिकली। सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है? हाँ सर वहाँ पे 1250 आएगा ना सर? कहाँ पे बताओ? सर 500 डिवाइडेड बाय 0.4। नहीं तो हमने, तो यहाँ से यहाँ 70 कर दिया ना, इसका डेसिमल यहाँ लगाया 0। अच्छा ये कह रहा है यदि सरकमफ्रेंस एरिया के न्यूमेरिकली इक्वल हो तो आर कितना होगा? पाई से पाई काटा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है। क्या एक आर से एक आर कटा? तो 2 किसके इक्वल हो गया? तो आर की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 2 यूनिट्स। इज इट ओके? अच्छा अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ द सेक्टर, अगर कोई आपसे पूछे कि पूरे सर्कल का एरिया अस्मित क्या है तो क्या कहोगे बताओ? बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैं अगर आपसे पूछूं इसके क्वाड्रेंट का 1/4 हिस्से का बताओ तो क्या कहो? 4 कह दोगे, लेकिन यहाँ एंगल कितना है? अब पूरा एंगल कितना होता है? तो एंगल में इसकी कितनी हिस्सेदारी है? 90। मेरा कहने का मतलब है कि हम मायावती के फार्मूले पे चलते हैं, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी 100 टोटल सीटें हम लोगों ने पाई हैं, तुमने 30 पाई हैं, तो 30% तुम्हारे मंत्री होंगे, 70% हमारे। यानी जितनी तुम्हारी एंगल में हिस्सेदारी है उतनी ही तुम्हारी एरिया में भागीदारी। तुम मेरे एंगल का 1/4 लोगे 1/4, तो तुम्हारा एरिया भी हमसे 1/4 ही बनेगा। जैसे अस्मित ने बताया, बोले कि 90 डिग्री उसने एंगल लिया, 1/4 एंगल, तो एरिया में भी उसकी भागीदारी कितनी की होगी बताओ? क्या 1/4 की हो जाएगी? बताओ। अच्छा जैसे मान लो 60 डिग्री किसी का होता, सेक्टर, सेक्टर तो समझते हो? व्हाट इज सेक्टर? समझ नहीं आया था फिर। अभी समझो। सेक्टर का मतलब होता है द रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड 1 आर्क। सेक्टर का मतलब समझे? व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर इज द रीजन
बाउंडेड बाई 2 रेडियस। क्या 2 रेडियस आपको इसमें दिख रहे हैं? एंड पहली बात तो रेडियस नहीं लिखना चाहिए, रेडियस सिंगुलर है, रेडाई लिखो। 2 रेडाई, 2 रेडाई एंड 1 आर्क। ये हो गई आर्क, ये क्या हो गया? रेडियस, और ये क्या हो गया? रेडियस। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज लेस देन 180 डिग्री देन इट इज माइनर सेक्टर। तो क्या इसका एंगल 180 से कम है क्या? फिर से देखो, एक ये सेक्टर, क्या सोचते हो इस सेक्टर का जो एरिया है 180 से कम है क्या? बताओ। तो क्या ये माइनर सेक्टर हुआ और दूसरी तरफ वाला मेजर सेक्टर हुआ? माइनर सेक्टर। सो इफ एरिया, मतलब ये कह सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट सेंटर इज लेस देन, किससे लेस हो प्रवीण? 90 से लेस हो कि 45 से लेस हो प्रवीण? हाँ हाँ 180। हाँ वो मैं देख रहा था कि प्रवीण कितना सुनता है। एक्चुअली लर्निंग इज लिसनिंग। इतना ठीक है। ओके ओके। द एंगल सबटेंड बाई आर्क एट सेंटर इज लेस देन 180 डिग्री देन सच सेक्टर इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। या दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि सेक्टर एसोसिएटेड विद माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। माइनर आर्क क्या होती है इसमें बताओ? माइनर आर्क सर वही सर जो माइनर सेक्टर में जो आर्क। ये सही बात है, इन्होंने एक कॉर्ड और एक आर्क बना वो इतना ही ठीक है। माइनर आर्क अब जब अस्मित ने बता दिया ना उसी की लो ना, कि द आर्क whose length is less than half of circumference। भाई वो कह रहा सेमी सर्कल, सेमी का मतलब हाफ सर्कल, सो आर्क whose length is less than सेमी सर्कल। अरे अस्मित की भी तो बात सुनो, वो इसे क्यों माइनर आर्क कह रहा है बताओ? फिर से बताओ अस्मित सबके लिए। द आर्क whose length is less than semicircle, whose length is less than सेमी सर्कल, जानते हो आधा सर्कल, तो या ये हाफ ऑफ द सर्कम्फ्रेंस कहते हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं बताइए? सेमी का मतलब हाफ होता है और सर्कल। तो अगर इससे कम हो गई इसकी लेंथ आर की तो फिर ऐसे सेक्टर को क्या कहेंगे? माइनर आर्क से एसोसिएटेड सेक्टर को क्या कहेंगे? क्या माइनर सेक्टर? सो द एरिया, द आर्क whose length is less than semicircle is minor arc। आपने क्या लिखा फर्स्ट लाइन में? कि द आर्क, तो वो जो आर्क है, ठीक है, सो जिस चाप की लंबाई अर्ध मतलब अर्धवृत्त से कम हो उसको क्या कहते हैं? माइनर आर्क। तो द आर्क जिसकी लेंथ पाई आर से छोटी हो, ये कितनी लेंथ है बताओ? क्या ये पाई आर है? अब पाई आर से छोटी आर्क अगर हो गई, इतनी ही हुई, तब क्या कहोगे? माइनर आर्क नहीं हुई। और ये क्या पाई आर से बड़ी आर्क है इधर वाली? बताओ। यस सर। तो फिर इसे क्या कहोगे इधर वाली को? सर मेजर आर्क। तो मेजर आर्क से बनने वाले, मेजर आर्क और 2 रेडाई से सराउंडेड सेक्टर को क्या कहोगे?
मेजर सेक्टर। तो हुज लेंथ इज लेस देन सेमी सर्कल इज माइनर आर्क एंड सेक्टर एसोसिएटेड विद इज माइनर सेक्टर। बोलो बात समझ में आई? दूसरी डेफिनेशन सेक्टर की, सेक्टर एसोसिएटेड विद इट। एसोसिएटेड यानी इसके साथ वाला सेक्टर जो है, माइनर आर्क के साथ वाले सेक्टर को क्या कहोगे? क्या माइनर सेक्टर? बताओ। एसोसिएटेड विद इट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। तो माइनर उसको बोलते हैं कि तो इसके ऊपर आपने एरो बना रखे हैं, लाइन बना रखी है। माइनर उसको कहते हैं कि जो गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए 18 साल से नीचे, तो कोई भी चीज़ छोटी है उसे माइनर बोलेंगे। तो अब जैसे कि जो सेमी सर्कल से छोटा है तो उसे माइनर बोल देंगे, सेमी सर्कल से छोटे को माइनर बोला जाता है। तो अब माइनर आर्क का मतलब, यहाँ दो आर्क हैं, तो इसमें जो बड़ी आर्क है, अगर किसी सर्किल के दो टुकड़े कर दिया जाए, चूड़ी दो हिस्से में टूट गई, तो एक टुकड़ा छोटा एक बड़ा, जो बड़ा हिस्सा है उसको मेजर आर्क, और जो चूड़ी टूट गई ना, तो अगर चूड़ी टूट गई तो एक छोटा चूड़ी का टुकड़ा हुआ और एक बड़ा। तो बताओ छोटे टुकड़े को क्या कहोगे? माइनर आर्क। और बड़े वाले को मेजर आर्क। समझ में आ गई बात? और इसी से जुड़े हुए एरिया, जो एरिया है, ये चीज़ हो गई। अगर समझ में आ गई होगी तो मेजर सेक्टर की डेफिनेशन इसी के टर्म्स में बता पाओगे। बताओ जरा मेजर सेक्टर। सर मेरी स्क्रीन थोड़ी ब्लर है। अच्छा हाँ, वो मजबूरी में समझ। हाँ हाँ बोलो। एसोसिएटेड विद द मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। द एंड व्हाट इज मेजर सेक्टर? मेजर आर्क क्या होता है सृजन? Sir, the major arc is the arc which is longer than the semicircle. ये बात सही है। अब आपने सेक्टर के बारे में समझ लिया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर इट इज थीटा बाई 360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी अगर वो किसी सर्कल में कोई आर्क अगर थीटा एंगल बना रही है तो उसको, थीटा मतलब माइनस। थीटा का मतलब थीटा कुछ भी हो सकता है, 270 भी हो जाए, थीटा की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ट्रिग्नोमेट्री में भी थीटा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 30 भी होता है, 45 भी होता है, 60 भी होता है, 90 भी होता है, थीटा कुछ भी हो सकता है। यानी अगर आप थीटा की जगह कोई आपसे कहे जरा मुझे इस सेक्टर का एरिया बता दो और मेरा सेक्टर 270 डिग्री बना रहा है, तो उसके लिए थीटा क्या हो गया बताओ? थीटा तो एक एंगल है ना, कि उसको ये कहोगे कि नहीं हम नहीं बताएंगे तुमको, तुम्हारा थीटा ज़्यादा हो गया है, ऐसे बोलोगे क्या? और अगर मान लीजिए पाई है, पाई की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो कैसे बताओगे? 22/7 इंटू 7 इंटू 7 बताओ। ओके अभी ठीक है? सर ठीक ही दिखता है। चलो यहाँ तक समझ में आई बात कि 7 सेंटीमीटर है और ये, तो अब मुझे इसका थीटा भी दिया है, सब कुछ दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स एरिया। तो इसका एरिया कैसे पता करें इस सेक्टर का? तो इसका सेक्टर का एरिया क्या होगा? जितनी उसकी एंगल है वो लिख दो, 0 से 0 कट कर दो, और फिर 9 3 या 27, 9 4 या 36, 7 से 7 कट कर दो, तो इट इज़ 66 इंटू 7। तो कितना आ गया? 42 तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया सेक्टर कैसे निकालोगे? यस सर। सर ठीक है, 4 कहां से? बोलो। सर 4। सर 4 4। बता दो, सर वो कुनाल बोल। बताओ क्या कह रहे हो? सर वो 4 कहां गया? 4 कहाँ है? सत्संग 42, लिखा तो है उधर। सत्संग 42, सत्संग 42,
एक बार फिर से बता दो। के नीचे हैं? कैलकुलेट कर लो सर एक बार वापस। अच्छा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 3/4, तो 4 लिख दो ना यहाँ पे, ये तो गलत नहीं हो जाएगा भाई। 4 लिखे बिना कैसे होगा सही? 4 तो मैंने जोड़ा ही नहीं। 4 1 जा 4 और 4 इससे कितना होगा? 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 25। अब सही आया? बताओ, इज इट करेक्ट? अच्छा, अब अगर ये करेक्ट है तो एग्जाम्पल 2 करके दिखाओ। एग्जाम्पल 2 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर जिसमें रेडियस कितना है, 30 डिग्री हो। ये 30 डिग्री एंगल और रेडियस कितना दे रहा है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर क्या फार्मूला हो सकता है एरिया ऑफ सेक्टर का? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 30 ले लें और ये 360 डिग्री ले लें, डिग्री अवश्य लगाना, और 22/7 और इंटू 4, 0 से 0 गया, 3 से कट करोगे तो क्या 12 आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 4 से कट करो तो 3 आएगा, ठीक है। 4 3 जा 12। अब देखो किसी चीज़ से कुछ नहीं कट हो रहा, ऊपर 88 आ गया और नीचे कितना आ गया? क्या 21? 88/21 आ गया। अब ये किसी से नहीं कट होगा। 21 4 जा 84, 21 से 88 को डिवाइड करो। 4.1 आया, तो कितना आ गया? 19 और 9 जा 189, सो 4.19 आ गया। और सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो बात सही है? लेकिन गलती क्या कर दी हमने? 22/7 किया, तो ये फिर से करना पड़ेगा। वो लिख रहा था 3.14, हमने ध्यान नहीं दिया। जरा सी गलती की वजह से। तो क्या चीज़ बताई कि दैट इज थीटा 30 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री, और पाई क्या लिया गया है? 4 इंटू 4। इससे इसको काटो, ये से 12 आया, और 4 से इसे काटो तो 3 आया। इसे 4 से करो तो क्या 12.56 आएगा, और इससे 3 से काटो तो 3 4 जा 12, डेसिमल लगाओ, 3 1 जा 3 और 26, तो 3 9 जा 27 ले लो, लगभग बराबर ही है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट करेक्ट? अब जरा देखो, कह रहा है कि मेजर सेक्टर का भी बताओ। मेजर का कैसे बताएं? तो अगर हाँ, ये इसका 30 है, या तो वैसे निकाल लो या पूरे सर्कल में से माइनस कर दूं क्या? सीजन का मेथड भी अच्छा है। कह रहे हैं कि ये 30 है तो ये कितना है? 330 डिग्री। तो मेजर सेक्टर का कैसे निकालें? सो लिखो, अब फिर पीछे भी अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एरिया ऑफ सेक्टर नहीं रहा, अब ये क्या रह गया? एरिया ऑफ माइनस। जब दो चीज पूछे तो क्या करोगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और यहाँ क्या लिखोगे फिर से? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर इट इज थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 330/360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 4, ये 0 से 0 काटो और 3 से दोनों को काटो, तो क्या ये 11/12 आ जाएगा? और 4 से इसे कट करोगे तो 3 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 12.56 आ जाएगा, और बाई 3 आ जाएगा, और यहाँ 11 बचा रह जाएगा। इससे डिवाइड किया था तो क्या आ गया था? 4.19 आ गया था, और 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 9 या 99,
11 वन जा 11 में 9 जोड़ो तो 20 और 11 4 जा 44 तो 46 तो 460.9 आ गया। 46.1 दो डिजिट पहले है 46.09 46.1 लिख दो अप्रॉक्सीमेटली। समझ में आ गई बात? है तो कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं है, बस 330 तो रखा है। बताओ इज इट ओके? जैसे कभी कोई डिजिट ड्रॉप करते हैं, कोई क्या है 1 डेसिमल प्लेस तक ही हमें चाहिए, तो ये डिजिट ड्रॉप करोगे तो क्या ये 5 से ऊपर है? तो पिछले डिजिट को एक बढ़ा देना। इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर। क्या कहते हैं? राउंडिंग ऑफ। ये ना ये अप्रॉक्सीमेटली ये है। तो अगर आपका 5 बोलो अप्रॉक्सीमेटली, जैसे कोई किसी को आपको 4 रुपये 95 पैसे देने हैं 95 पैसा, तो क्या वो कहेगा 5 रुपये दे दो? लगभग कोई भी चीज़। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि 4.692 है, वो कहेगा 2 डिजिट तक इसे राउंड ऑफ करो, तो ये यही कह दो 472 है। तो बताओ अब इसे 4.68 लिखना पसंद करोगे कि 4.67 करके 2 ड्रॉप कर दोगे? इसे हमें ड्रॉप करना ही है तो 4.67 उसे ड्रॉप कर दो। क्यों ड्रॉप किया? सिंपली क्योंकि 5 से लेस है ना। अगर एक और ड्रॉप करने को बोले तो 4.7 फिर 4.7, ये अब 5 से बड़ा है तो फिर इसे बढ़ा देना। अगर ये 4.679 होता तब क्या करते? इसे ड्रॉप करना है। 4.68 हो गया। अगर ये 4.675 होता और 5 को ड्रॉप करना है तो क्या करते? तो ये भूल गए कि ये ऑड है। बोलो राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर, इसका मतलब मालूम नहीं है आपको? ऑड होगा इसके पहले वाले को तो बढ़ा दोगे, और इवन होगा तो 5 को सिंपली ड्रॉप करोगे। 5 में 2 केस बनते हैं। किसी के में से आवाज़ आ रही है? 5 के में 2 केस हैं। प्रवीण देखो ठीक रखोगे तभी समझ में आएगा, ये पानी तुम्हारा चलता रहता है। तो इसमें 4.675 है तो 5 को ड्रॉप कर रहे हो, तो प्रवीण आप ही बताओ इसको क्या करें? 4.6 देखो ये सही बताना है। इन्होंने देखो जो सुनेगा वही तो बनाएगा। उसने क्यों 68 बताया? उसने तुरंत समझ लिया था कि ऑड हो तो बढ़ाना। कितने ध्यान से सुन रहा है प्रवीण, और कोई क्यों नहीं बता पाया? अच्छा 4.665 अब बता दो प्रवीण, इसे ड्रॉप कर दिया, बताओ। इसे ड्रॉप करना है ना, बोलो। ये कुणाल ने ठीक बताया। कुणाल ने क्यों बताया 66? क्योंकि कुणाल जानता था कि ये इवन नंबर है। अगर जो 5 ड्रॉप होगा उसके पहले इवन है तो 5 को सिंपली ड्रॉप कर दिया जाएगा, और 5 ड्रॉप हो रहा है उसके पहले ऑड है तो वो नंबर 1 बढ़ जाएगा। मतलब कुणाल, प्रवीण ने भी सही बताया, लेकिन कुणाल भी अपनी जगह ठीक है क्योंकि दोनों को अलग अलग केस दिए गए थे। तो सृजन बताओ क्या नियम है 5 को ड्रॉप करने के? इफ 5 इज ड्रॉप्ड देन प्रीवियस डिजिट कब बढ़ेगा? अगर ऑड है तो बढ़ेगा, और अगर इवन है तो सेम ही रहेगा। यही बात है, यही। अगर 4.15 है। अच्छा अब सृजन बताओ 5 ड्रॉप करना है, 4.2 हो जाएगा। देखो कितना अच्छा बताया, जैसा कुणाल ने बताया वैसा इन्होंने बताया। और कुछ पूछो। 4.25 लो 4.25। कुणाल फिर आप बताओ 5 को ड्रॉप करना है। 4.23। आप थोड़ी देर शांत रहेंगे तो दूसरे लोगों को भी, क्योंकि तेज लोगों से पूछेंगे ना तो फिर ये रहता है, फिर कमजोर लोग कहते हैं हमसे नहीं पूछा, हमसे नहीं पूछा। 4.3। कुणाल आप बताओ। 4.2। हाँ ये बात है। तो देखो वो
प्रवीण ने पहले ही लीक कर दिया था, अब सब वो लोग बता ही दे रहे हैं। कैसे सर? क्या आप ही ने बताया 4.2 कि पिछला इवन है, आपने बोला ऑड होगा तो बढ़ेगा सर। तो ऑड होगा तो बढ़ेगा ना, ये तो इवन है। हम इवन आउट किसी दिन आपको समझा देंगे। तो अभी 2 तो इवन है ना उसके प्रीवियस वाला, यस बताओ। ऑड था तो बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया भाई? यस सर हम भी तो अपने वादे पे कायम है। बोलो। यस सर। चलो, अब ये बात हो गई कि हम लोगों ने दैट इज एरिया का ये कर लिया है। तो अभी इतना ही रखते हैं और इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम। वो ट्रिग्नोमेट्री क्लास कब लगी? ट्रिग्नोमेट्री की सर ले लेना इस चैप्टर के बाद। इस चैप्टर के बाद ले लेंगे। हमारा तो स्टार्ट हो गया स्कूल में ये चैप्टर। हाँ, ये कर लो। बाकी हम देख लेंगे अभी आप लोग कितना कितना किए हो एग्जाम में, तो मुझे पता जब चल। टर्म वन का पूरा सिलेबस हो जाएगा तो रिवीजन में करवा दीजिएगा। हाँ, रिवीजन में तो कराएंगे ही, हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत से कराने हैं।